class. I am Madiha Altaf and today we are going to study food microbiology. फूड माइक्रोबायोलॉजी में जो आज हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है मीट स्पॉइलेज. मीट स्पॉइलेज ऑफ डिफरेंट फूड हम स्टडी कर रहे थे. स्पॉइलेज क्या होती है? स्पॉइलेज होती है कॉन्टामिनेशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से किसी भी एक फूड कमोडिटी का डिस्ट्रॉय हो जाना और उसका मतलब उसमें जो है अनफेवरेबल सी स्मेल पैदा हो जाना या उसको मतलब उसको फर्दर जो है वो हम अपने ईटिंग पर्पस के लिए कंज्यूम ना कर सकते हो, वो स्पॉइलेज होती है. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि मीट की स्पॉइलेज किस तरह से होती है, कौन कौन से बैक्टीरिया उस पर अमल करते हैं और किस तरह से हम मीट की स्पॉइलेज को प्रिवेंट कर सकते हैं. आज जो है हम एक सेकेंड कमोडिटी स्टडी कर लेते हैं, मीट जो है वो एक हाईली जो है वो पेरिशेबल फूड है जिसमें जो है जब हम उसको स्लॉटर करते हैं तो फ़ौरन से उसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मीट की न्यूट्रिशनल कंपोजिशन जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है कि उसमें जल्दी ग्रो कर जाते हैं. इसमें ऐसा है कि उसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन के हिसाब से जो है उसमें कुछ प्रोटीन हाई होता है, उसमें जो है वो आयरन की क्वांटिटी होती है और इसके अलावा जब हम उसे स्लॉटर करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी एक्सटर्नल या इंटरनल जो है वो कॉजेज़ भी आ जाती हैं जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें पैदा हो जाती है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ये है कि माइक्रोबियल मतलब ग्रोथ का ऑफ स्पॉइलेज में क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो अपने ग्रोथ टाइम पे जो है वो ग्रो करता है. ये हमने पढ़ा था कि एक टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से, जिसमें जैसे हमारे मेसोफिलिक आ गए थे, साइक्रोफिलिक आ गए थे और थर्मोफिलिक आ गए थे. ठीक है, ये तीन होते हैं. मेसोफिलिक जो है वो 20 to 40 के दरमियान ग्रो करते हैं. साइक्रोफिलिक जो है वो लेस देन जो है वो 20 पे होते हैं और थर्मोफिलिक जो है वो अबव देन 40 होते हैं. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि किस मतलब टेम्परेचर पे हमने मीट को स्टोर किया या स्लॉटर करते हुए क्या कंडीशन थी, तो उसके हिसाब से माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है. अगर हम उसको देखें मीट को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर तो हमें ये पता चलता है कि मीट में जो है वो सबसे पहले तो ये है कि मीट की कंजप्शन जो है वो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा हाई होती है. मीट को जो है वो एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है, स्टेटस सिंबल. अब ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेटस से है. जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो मोस्टली सबसे पहले प्रेफरेबल डिश क्या होती है कि मीट की एक ना एक डिश होनी ज़रूरी है पड़ी. इसके अलावा जो है वो हम साथ साथ ये देखते हैं कि हमारा मतलब डिपेंड करता है कि हम किस कल्चर से हैं. तो जो स्टेटस सिंबल के तौर पे ये चीज़ आ जाएगी कि जिसका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है पड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत हमारे रिच कम्युनिटी से अपर कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो लोग ज़्यादातर डियर इस तरह के जो है वो एनिमल को स्लॉटर करते हैं और उसका मीट जो है एज अ सिंबल जो है वो किया जाता है. और कुछ लोगों ने जो है वो एज अ मतलब पर्पस के लिए एनिमल को जो है वो घर में भी रखा होता है एज अ स्टेटस सिंबल जो है उसको नोट करते हैं. अगर हम स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो वाटर कंटेंट जो है वो 75% जो है हमारे पास मीट जो है उसका वाटर कंटेंट होता है. उसके बाद प्रोटीन की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी मेजर प्रोटीन हमारे मीट में अवेलेबल होती हैं, उसमें मायोफाइब्रिल है, सार्कोप्लाज्मा है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं हमारे और इनकी क्वांटिटी मायोफाइब्रिल जो है 11.5 होता है, सार्कोप्लाज्मिक जो है 5.5 और कनेक्टिव 2 होता है. लिपिड में हमारे पास कौन से लिपिड हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वेट के अकॉर्डिंग जो है वो 2.5% होते हैं. कार्बोहाइड्रेट 0.9% होते हैं. लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोजिन, ग्लूकोज, ग्लाइटिक इंटरसोल्यूबल नॉन प्रोटीन, नाइट्रोजन, केराटिन, आइसोनिन, NAD, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड. इनऑर्गेनिक में मिनरल में जो है वो पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और अदर मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं हमारे ना. कॉन्टामिनेशन क्या होती है कि जो हेल्दी जो है वो फ्लैश होता है. कॉन्टामिनेशन आमतौर पे क्या होगी, अगर तो कोई एनिमल है और उसकी स्किन, सबसे पहले तो स्किन एक आउटर बैरियर होता है ना, तो अगर स्किन डैमेज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन हो जाएगी. द हेल्दी इनर फ्लैश ऑफ मीट हैज़ बीन रिपोर्टेड टू कंटेन फ्यू ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसकी जो है वो
अगर तो उसकी स्किन जो है वो बिल्कुल सही है और जब हमने उसको स्लॉटर किया है, स्लॉटर के दौरान जो है अगर हमने स्लॉटर करके कुछ देर उसको वहीं पे रख दिया तो माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है। क्योंकि किस वजह से हो जाती है माइक्रो ग्रोथ? क्योंकि इसमें जो है वो इसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के लिहाज से जो है वो इसके मीट के कौन कौन से पार्ट जो है वो जल्दी हो जाते हैं डिस्ट्रॉय। लिम्फ नोड्स, बोन मैरो और फ्लैश। कंपोजिशन के हिसाब से लिम्फ नोड्स, बोन्स और फ्लैश पार्ट जो होता है वो जल्दी जो है वो कॉन्टामिनेटेड हो जाता है। ठीक है, ये पार्ट जल्दी कॉन्टामिनेटेड होते हैं और आमतौर पे जो बैक्टीरिया इस पे अमल करते हैं उसमें क्या आ जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस, क्लस्ट्रेडियम, सैल्मोनेला, इसके अलावा जो है वो अदर में आ जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, बैसिलस, ये सारे जो है वो हमारे बैक्टीरिया हैं जो आमतौर पे जो है वो मिल्क की कंपोजिशन को इफ़ेक्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन को, और आमतौर पे जो है वो क्या करते हैं कि उसमें कंटामिनेशन कर देते हैं या उसकी स्पॉइलेज का कॉज बन जाते हैं। ह्यूमन मेथड ऑफ स्लॉटर, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल हैव लिटिल इफेक्ट ऑन कॉन्टामिनेशन। अब डिपेंड करता है कि आपने स्लॉटर उसको किस मेथड से किया है। आमतौर पे क्या करते हैं कि आपको पता है कि नाइफ वगैरह या उससे करते हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि अगर हमारे मतलब इलेक्ट्रिकल कुकिंग हो रही है, जैसे हम देखें अब्रॉड में जो है आमतौर पे ऐसा ही होता है कि आप अपने जो एनिमल्स हैं उसको स्लॉटर करने के लिए दे देते हैं और वो मशीन्स के थ्रू जो है वो कट डाउन होते चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस सोर्स से जो है हम उसको स्लॉटर कर रहे हैं और वो मेथड भी उसको जो है वो कॉन्टामिनेशन पे इफेक्ट करता है। ईच मेथड इज़ फॉलोड बाय स्टिकिंग, ब्लीडिंग विच कैन इंट्रोड्यूस कॉन्टामिनेशन। जाहिर सी बात है सब मेथड में जो है वो ब्लीडिंग होनी है जो कि आमतौर पे उसका इफ़ेक्ट करेगा कि कॉन्टामिनेशन क्या है। आमतौर पे जिस चीज़ से जो है वो क्या होता है, नाइफ्स, क्लॉथ, एयर, क्लॉथिंग ऑफ वर्कर, ये आमतौर पे जो फैक्टर्स हैं जो मीट में स्पॉइलेज पैदा करते हैं, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग मीट स्पॉइलेज। ठीक है, यूटेंसिल्स आ जाएंगे जो कि स्लॉटर में यूज हो रहे हैं, नाइफ्स, ट्रेस, मैट्स, इसके अलावा क्लॉथ जो कि एक आपका बुचर है बड़ा जो स्लॉटर कर रहा है उसके कपड़े भी साफ़ सुथरे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा क्या आ जाता है, बॉक्सेस, कंटेनर, एयर बॉक्सेस जिसमें स्टोर कर रहे हैं, कंटेनर जिसमें हमने उसको रख के लेके जाना है। इसके अलावा हमारा एयर प्रेजेंट जो है उसमें कितने माइक्रोबियल ग्रोथ है, कितना मॉइस्चर लेवल है। ड्यूरिंग ब्लीडिंग, स्किनिंग एंड कटिंग मेन सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द एक्सटीरियर ऑफ एनिमल एंड इंटेस्टिनल ट्रैक। ठीक है, आपको पता है कि जीआई ट्रैक जो है आफ्टर उसको स्लॉटर जो है फ़ौरन जो है उसका जीआईटी ट्रैक जो है उसको रिमूव करके उसको डिस्कार्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी जो डाइट उसने कंज्यूम किया उसके जीआईटी ट्रैक में प्रेजेंट होती है और जब उसको स्लॉटर कर लेते हैं तो वो कॉन्टामिनेशन ग्रोथ, उसका जो उडर होता है जो उसमें प्रेजेंट होता है वो सारा जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ कॉज करता है। इन द मार्केट नाइफ, सॉस, क्लेव्स, सीजर्स, ग्राइंडर, चॉपिंग ब्लॉक्स, स्केल्स एंड कंटेनर। होम में क्या है कि जब आप उसको रेफ्रिजरेटर प्रीवियसली यूज टू कंटेन यूज, अब ये तो सारा कुछ आ गया कि हमने जब उसको स्लॉटर किया तो कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करेंगे। स्लॉटर करने के बाद आमतौर पे आप उसको अपने घर में कहाँ रखते हैं, कुछ टाइम के लिए तो जाहिर सी बात है आपने बाहर रखा, उसके बाद आप रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। ठीक है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके रेफ्रिजरेटर में भी ग्रो करेंगे, डिपेंड करेगा कि आपने उसको किस टेम्परेचर पे स्टोर किया है। देन उसके बाद जो है वो फर्दर इंपॉर्टेंट आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम मीट में, तो आपको जैसे बता दिया कि जनरली आमतौर पे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें स्टेप्लोकोकस, बेसिलस, स्टेप्लोकोकाई, उसके अलावा सैल्मोनीला, और उसके अलावा कुछ यीस्ट भी जो है वो अमल करते हैं हमारे और कुछ मोल्ड्स भी हैं जो मीट को कॉन्टामिनेट करती हैं, कुछ यीस्ट करते हैं।
अब जब कॉन्टामिनेटेड हो गया है तो उसको प्रिजर्वेशन अगर हमने करनी होगी तो मीट जो है, जैसे अभी हमने बात की कि एक पेरिशेबल फूड है जिसको जल्दी से कॉन्टामिनेशन कॉज हो जाती है, तो हमने अगर उसको प्रिजर्व करना है तो हम मीट को किस किस वे से प्रिजर्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो है वो ये है कि हम उसको प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले तो जो हमारे फैक्टर हैं जो उसमें कॉन्टामिनेशन कॉज कर रहे हैं, जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारी एयर है, उसको जो है वो हम कंट्रोल करेंगे। कोशिश करेंगे कि यूटेंसिल्स को पहले स्टरलाइज करें, उसके बाद जो बुचर है उसके कपड़े साफ़ हों, देन बॉक्सेस वगैरह प्रॉपर उसको स्टरलाइज किया हुआ और फिर उसमें रखें। फिर उसके बाद प्रिजर्वेशन की बात आ जाती है। तो अगर हम उसको सही तरीके से जो है वो प्रिजर्व ना करें मीट को, तो क्या हो जाएगा हमारा, ना जाहिर सी बात है स्पॉइल हो जाएगा और वो हमारे कंजप्शन के लिए नहीं सेफ रहेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है कि 8 स्टेप्स होते हैं या 8 हमारे पास मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम प्रिजर्वेशन करते हैं। मीट को हम 8 मेथड से जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा यूज ऑफ हीट। ओके, जाहिर सी बात है अगर हम उसको जो है वो स्टरलाइज कर रहे हैं या हम उसको अल्ट्रा हीट टेम्परेचर दे रहे हैं, उसको बॉईल कर रहे हैं तो और केनिंग कर रहे हैं। केनिंग में हम यूज़ ऑफ हीट में बेसिकली जो आपका मेथड आ जाता है वो केनिंग आ जाता है। केनिंग के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, केनिंग में हमने ऐसे किया था ना कि हम जो है वो अपनी फूड को जो है वो स्लाइसिंग पहले वॉश कर ले, उसके बाद उसको स्लाइस कर ले। स्लाइस करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, स्लाइस करने के बाद जो है हम उसको ब्लांच करेंगे किसी केमिकल में, थोड़ी देर के लिए जो है वो बॉईल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें डिहाइड्रेशन आ जाती है। जब हम उसको किसी केन में पैक करना है एयर टाइट जार में, तो हमने उसकी डिहाइड्रेशन कर देनी है। डिहाइड्रेशन से ये मुराद है कि हम जो है ना मीट में मौजूद उसका मॉइस्चर लेवल उसको ड्राई कर दें। बाज़ दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, सन ड्राइंग भी होती है। किसी कल्चर में ऐसा होता है कि उन लोगों ने जो मीट के स्लाइसिस है उसको आप ओपन एयर जो है वो एक तार सी लगा के उसके ऊपर मीट रख देते हैं और उसको सन ड्राइंग कर लेते हैं। देन फर्दर आप उसको फिर स्टोर कर देते हैं किसी जार में। ये ड्राई मीट होता है। केनिंग में भी ऐसा है कि आप उसका मॉइस्चर लेवल जो है वो निकाल लेंगे। उसके बाद जो है फिर उसके बाद आप उसको मॉइस्चर लेवल रिमूव करने के बाद आप उसको जो है प्रॉपर एयर टाइट जार में रखेंगे और उसके बाद केन को भी जो है वो आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे और उसको भी हीट करेंगे ताकि उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। देन उसके बाद आप प्रॉपर जो है उसको कूल करेंगे रूम टेम्परेचर पे। फिर उसके बाद जो है वो फ्रीजिंग जैसे -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पे जो है वो आपको उसको रखना होगा। केन का जो प्रोसेस है वो उसका 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको हीट करेंगे, 98 to 100। देन उसके बाद जो है इसमें आपने क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना है कि 1 LB तक जो है वो इसमें मीट होना चाहिए एक केन में। 1 LB कितना होता है आपको पता है कि 1 LB अप्रॉक्सीमेटली जो 2.2 LB होता है वो इक्वल टू 1 kg होता है। तो जो एक आपका उसमें आ जाएगा तो वो तकरीबन जो है वो 1/2 kg तक का होगा। 1/2 kg मीट तक का जो आपका स्लाइस है वो आपने एक केन में जो है वो रख के फिर उसको स्टोर करना है। अब मीट जो किल होता है, जाहिर सी बात है केनिंग के लिए आपने उसको अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दे दिया तो उसमें जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी। फर्दर यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर आ जाता है। सेकंड मेथड आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर था जिसमें हमारा केनिंग आ गया। सेकंड है यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर। ये आमतौर पे जो हम अपने घर में करते हैं। यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर तो हमारा ये हो जाता है कि हमने कुछ महीनों तक उसको यूज़ करना है। यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर ऐसा होता है कि हम उसे 2 वीक्स तक 3 वीक्स तक कंज्यूम कर लेंगे और आमतौर पे क्या करते हैं हम उसको अपने वॉश करने के बाद जो है वो अपने फ्रीज़र वाला जो हमारा पार्ट होता है, चिलिंग भी इसको कहते हैं, फ्रीज़र वाले हमारे पार्ट में जो है हम उसको स्टोर कर देते हैं ताकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो और उसका टेम्परेचर जो है वो -1.4 से 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जो हमारा अपर पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है उसमें हम स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोरेज टाइम कैन बी इंक्रीज बाय 2.5 to 3 ppm ओजोन एटमॉस्फेयर। डिपेंड करता है कि आपने जितना रखना है आप उसको वैसे रख लेते हैं। इसी के बाद इसी का आ जाता है दूसरा, या एक तो चिलिंग हो गया, दूसरा फ्रीजिंग हो गया। फ्रीजिंग में भी क्या होता है कि फ्रीजिंग वाले पार्ट में टेम्परेचर थोड़ा कम है कि 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक
मतलब ये तो माइनस में आ जाता है ना चिलिंग, कि आप इसको प्योर किस्म के किसी रेफ्रिजरेटर मतलब डीप फ्रीज़र वगैरह में स्टोर कर रहे हैं। ये फिर आम रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर आ जाता है कि अपर पार्ट ऑफ फ्रीज़र में रखते हैं, इसको फ्रीजिंग कहते हैं। चिलिंग कर लें, फ्रीजिंग कर लें, क्या है चिलिंग का क्या होता है कि वो चिल होते हैं, उसमें आइस क्रिस्टल बहुत ज़्यादा होंगे। फ्रीजिंग क्या होती है कि वो फ्रीज से टेम्परेचर पे आ गया, मतलब एक उसकी जो सरफेस है वो चेंज हो गई और वो एक सॉलिड फॉर्म में आ गया। देन जो है यूज़ ऑफ इरेडिएशन, थर्ड हमारा मेथड आ जाता है यूज़ ऑफ इरेडिएशन। इरेडिएशन हमारा क्या होता है कि हम मीट को जो है वो डायरेक्ट हीट सप्लाई करते हैं। इरेडिएशन अल्ट्रावायलेंट रेज के थ्रू, उसमें से कोई रेज हम यूवी रेज गुजारते हैं जो कि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है डायरेक्ट हीट या स्मोक करके। इरेडिएशन विद यूवी रेज हैज़ बीन इन कंजक्शन विद चिलिंग स्टोरेज टू लेंथ द कीपिंग टाइम। ओके, क्या होता है इसमें अल्ट्रावायलेट रेज हम गुजारेंगे जिसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे और मीट जो है वो थोड़ा सा कुक फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम उसको फ्रीज़र वगैरह में जहाँ पे भी हमने स्टोर करना है तो उसको चिलिंग फॉर्म में कर लेंगे। प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग, प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग, मीट ऑफ ड्राइंग शुड बी ऑफ गुड बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी टू अवॉइड अनडिजायरेबल फ्लेवर। क्या था कि ये वही इसमें आगे जैसे मैंने आप लोग को बताया कि उसकी डिहाइड्रेशन कर देंगे और उसको जो है वो सन ड्राइंग के थ्रू कर सकते हैं हम ना। तो ड्राई इसमें सन ड्राइंग के थ्रू ड्राई करने के बाद हमने कुछ प्रिजर्वेटिव जैसे हमारे नाइट्राइट्स या सल्फाइड्स हैं वो हम ऐड करते हैं ताकि माइक्रोबियल स्पॉलिज ना हो। सन ड्राइंग करने के बाद जब हम उसको केन में स्टोर करेंगे या एयर टाइट हमारा कोई भी जार है उसमें जब स्टोर करेंगे तो उसके साथ प्रिजर्वेटिव भी हमने डालना है ताकि प्रिजर्वेटिव हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करें। अब यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव हमारे क्या होते हैं ना, ये 5 मेथड दिया है हमारा यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। अब ये तो हमने ड्राई करके प्रिजर्वेटिव ऐड करके किया ना, कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ भी उसमें ना करें और उसके ऊपर कुछ प्रिजर्वेटिव लगा दें और फिर उसको स्टोर कर लें, जैसे जिसको हम कहते हैं क्योरिंग। क्योरिंग हमारे जो हैं वो क्योरिंग इसी का अंदर आ जाएगा, ये यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव करते हैं उस अमल को हम क्योरिंग कहते हैं। क्योरिंग जो है हमारा इसी के अंदर एक रिएक्शन आ जाएगा जिसमें हम जो है वो कुछ प्रिजर्वेटिव सच एज हमारा सोडियम क्लोराइड है, हमारा नमक है या हमारा चीनी का जो है वो सोल्यूशन है। नमक और चीनी आमतौर पे हमारे घर में अवेलेबल होते हैं और ये एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करते हैं। तो नमक सोडियम क्लोराइड या शुगर जो है हमारी आम टेबल शुगर, उसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव सॉल्ट को या फिर हम शुगर को मीट के स्लाइसिस के ऊपर लगा देंगे और उसके बाद या एज अ हम विनीगर को भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमारे एक वो होते हैं, या कुछ नाइट्राइट्स। तो ये क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट, इट्स मेन पर्पस इज़ टू लोअर माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है, एक तो ये फ्लेवर को आपके इन्हेंस करेगा, दूसरा ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी स्लो डाउन करेगा। शुगर एड फ्लेवर एंड सर्व एज द एनर्जी सोर्स ऑफ नाइट्राइट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये भी एज अ फ्लेवर इन्हेंसर के तौर पे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं, जैसे जिसको हम सॉल्ट कुकिंग भी कहते हैं, कि आमतौर पे आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया और फिर उसके बाद आपने उसको बारबेक्यू किया या आपने जो भी किया तो उसका एक मज़े का टेस्ट आ जाता है। और शुगर का भी ऐसा ही होता है कि जब आप कोई अपनी मतलब कोई भी डिश ऐसी बना रहे हैं तो आप उसमें अगर थोड़ा सा टेबल शुगर ऐड कर दें तो उसका एक टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है और वो माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी कंट्रोल करती है। इसके बाद जो हमारा वो आ जाता है वो है, इसके अलावा जैसे अब ये क्योरिंग है, ये ऐसे ही है, इसमें ये हमारे प्रिजर्वेटिव्स जो हम ऐड करते हैं तो इसमें क्योरिंग के अलावा जो हमारे अदर वो आ जाते हैं वो 4 टाइप के मेथड होते हैं जो क्योरिंग में होते हैं। एक ड्राई क्योर होता है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स आर रब्ड इनटू द मीट। ठीक है, क्योरिंग की कितनी टाइप है, एक ड्राई क्योरिंग, इसमें क्या होगा, नमक या शुगर आपने वैसे ही जो है वो मीट के स्लाइसिस पे रब कर दिया। ठीक है, कोई पेस्ट सा नहीं बनाया, ड्राई इंग्रेडिएंट पेस्ट कर दिया। पिकल क्योरिंग होती है, मीट आर इमर्स इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ द इंग्रेडिएंट। पिकल क्योरिंग क्या होगी, पिकल क्योरिंग ये होती है कि आपने एक विनीगर लिया है जो आपका सिरका होता है, उसमें आपने मीट को थोड़ी टाइम के लिए मतलब भिगो के रख दिया है अपना, उसमें इमर्स कर दिया कुछ टाइम के बाद और फिर उसको जो है वो सेव किया, तो उसको पिकल क्योरिंग कहते हैं। देन इंजेक्शन क्योरिंग है। इंजेक्शन क्योरिंग क्या होती है कि आपने इंजेक्शन के थ्रू
उसमें भर दिया जो भी आपने प्रिजर्वेटिव डालना था। ये आमतौर पे आपके देखा होगा आपने, ये मीट की जो है वो रोस्ट वगैरह करने के लिए भी अक्सर मसाले जो फिल करते हैं वो इंजेक्शन के थ्रू मीट में जो है वो भर दिए जाते हैं और फिर उसमें वो टेस्ट सा आ जाता है उसका। फिर डायरेक्ट एडिशन मेथड, इसमें क्या है, क्योरिंग एजेंट्स आर एडिड डायरेक्टली टू फाइनली ग्राउंड मीट। डायरेक्ट, इसी का एक मेथड है डायरेक्ट क्योरिंग। उसमें क्या होगा कि जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो डायरेक्ट हम उसमें डाल देंगे। फाइनली ग्राउंड मीट मतलब हम उसको ग्राइंड फॉर्म में कर लें, या हमारे ये जो जिसको हम कीमा माइंस्ड मीट कहते हैं उसकी फॉर्म में फिर हम उसमें इंग्रेडिएंट रखें और फिर हम उसको स्टोर कर लें। अच्छा, ये 5 था। नंबर 6 मेथड आपका आ जाता है स्मोकिंग। ये एक लिटिल बारबेक्यू फॉर्म होती है स्मोकिंग। इसमें जो है वो हीट अप्लाई करते हैं और स्मोकी सा टेस्ट उसमें आ जाता है, उसके बाद आप उसको स्टोर कर लें। फिर स्पाइसेस भी इसी तरह का आ जाएगा कि इसमें आपने कुछ स्पाइसेस ऐड करके या प्रिजर्वेटिव ऐड करके उसको हमने जो है फिर वो स्टोर कर दिया। एंटीबायोटिक्स भी कुछ ऐड किए जाते हैं, ये 8 मेथड है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं कि एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज सक्सेसफुली इन मीट टू प्रोलॉन्ग स्टोरेज लाइफ एट चिलिंग और हायर टेम्परेचर। The most often recommended antibiotics are chlorotetracycline, और ये जो एंटीबायोटिक है मे बी अप्लाइड टू मीट इन वेरियस मेथड। एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट भी किया जा सकते हैं। इट इज़ इंश्योर्ड इनटू द कैस्काड ऑफ इट्स पार्ट। अब जिस पार्ट में हमें लग रहा है कि कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे इसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स, ताकि जो है वो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हमारी ना हो। फैक्टर्स हमने देख लिए कि आमतौर पे जो रॉ मीट है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। उसमें फैक्टर्स जो आ जाते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी इन्वेजन को, उसमें क्या आ जाता है, लोड ऑफ गट ऑफ एनिमल के, उसके गट जीआई ट्रैक जो मैंने आपको कहा कि फ़ौरन रिमूव करना और आफ्टर स्लॉटर जो है उसको डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिपेंड करता है कि उसमें लोड कितना है, फैक्टर्स में आ जाएगा। फैक्टर्स contributing in meat spoilage, इसमें क्या आ जाएगा, लोड ऑफ गट या उसका जो जीआई ट्रैक है जिसमें उसकी फूड अवेलेबल है उसका कितना लोड है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द एनिमल स्लॉटर हो रहा था तो उसकी स्किन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये आ जाएगा कि हमने उसे किस कॉज की वजह से जो है वो हमने स्लॉटर किया। समटाइम ऐसा होता है कि हम मार्केट से मीट को कंज्यूम कर रहे हैं, अब उसने जो एनिमल को स्लॉटर किया बुचर शॉप से जो हमने मीट लिया, हो सकता है कि उसकी स्किन डैमेज थी या वो बीमार था, तो डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल कंडीशन किस तरह थी जिसकी वजह से उसे स्लॉटर किया गया, और उसकी कॉन्टामिनेशन भी उस पर डिपेंड करेगी। किलिंग एंड ब्लीडिंग के मेथड ऑफ किलिंग एंड ब्लीडिंग होगा कि उसे स्लॉटर किस तरह से किया। ठीक है, देन उसके बाद है रेट ऑफ कूलिंग, कि हमने उसे कूल किस उस पे किया। उसके बाद फर्दर हमारा आ जाता है फैक्टर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कॉज स्पॉइलेज, द काइंड एंड अमाउंट ऑफ कॉन्टामिनेशन, कि किस टाइप की कॉन्टामिनेशन हुई है और कितनी कॉन्टामिनेशन हुई है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीट, इसमें क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ एक्सपोज सरफेस ऑफ द फ्लैश, मतलब कि मीट की न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन पे जो है वो क्या इफेक्ट हुआ है। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीट, कि उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना था, तो उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये एरोबिक या एनारोबिक जो है वो कंडीशन के लिहाज से आ जाता है कि टेम्परेचर में जो है वो कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल थी। टेम्परेचर क्या था जब हमने उसे स्लॉटर किया। मीट की जो है वो स्पॉइलेज की कुछ जनरल टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ मीट स्पॉइलेज, टाइप्स ऑफ मीट स्पॉइलेज, ठीक है। स्लाइम स्पॉइलेज, स्लाइम स्पॉइलेज क्या होती है हमारी, विच में कॉज्ड बाय स्पीशीज पजीडोमोनास
और बेसिलस, टेम्परेचर अवेलेबिलिटी ऑफ, मतलब अब इसकी सरफेस पे आ जाएगी कि कितने टेम्परेचर अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर था, कि उसका जो टेक्सचर है, मतलब उसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है, उसकी सरफेस पे जो उसकी स्किन है वो डैमेज थी क्या नहीं थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्पॉइलेज होती है वो स्लाइम स्पॉइलेज होती है। चेंज इन कलर ऑफ मीट पिगमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या है कि जब हमने इसे स्लॉटर किया तो रेड कलर का सा मीट होता है। थोड़ी देर के बाद हमारा क्या होता है, एक हम टर्म यूज़ करते हैं रिगर मोर्टियस। रिगर मोर्टियस हमारे क्या होता है कि आफ्टर डेथ जो है या स्लॉटर होने के बाद जो उसके बॉडीली चेंजेस आना शुरू होते हैं 24 आवर के अंदर अंदर, उसको हम रिगर मोर्टियस कहते हैं, ठीक है। अब पहले जो है वो पिंकिश थे, अगर हम इसे थोड़ा देर और जो है वो वहीं पे ही रख दिया है तो वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्राउन के बाद जो है वो फिर फर्दर डार्क ब्राउन हो जाएगा और उसमें माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन ज़्यादा होगी। अगर हम इसे प्रॉपर किसी स्टोर पे जगह पे नहीं रखते तो वो जो है उस पर जो है फ़ौरन माइक्रोबियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। वो पिंक से जो है वो डार्क ब्राउन से डार्क ब्राउन हो जाएगा और स्मेली और डिस्कार्ड सा हो जाएगा। चेंजेस इन फैट्स, मसल टेंडरनेस वगैरह हो जाती है ना, पहले तो सॉफ्ट है, सॉफ्ट के बाद जो टेंडर हो जाएगा। जब आप फ्रीज़ करते हैं, फ्रीज़ के बाद भी एक फ्रेश मीट जो कुक किया है उसमें और तरह की फ़ैट आपकी अकोमोलेशन होगी, और जब आप उसको स्टोर करने के बाद फिर उसको कंज्यूम करेंगे तो उसमें और तरह की फ़ैट होती है, वो एक हार्ड सी हो जाती है फ़ैट ना। उसके बाद वेरियस पिगमेंट्स आ जाते हैं या ऑडर एंड टेस्ट भी आ जाता है इसमें। फर्दर मतलब ये कुछ कॉजेज़ हैं कि फिर इसमें एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशंस भी आ जाएंगी। ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है, वो माइक्रोबियल ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कि बैक्टीरिया जो है किस तरह से जो है वो हमारा ग्रो कर रहा है ऑक्सीजन पर डिपेंड करके। अब इसमें हमारा टेम्परेचर जनरली, अब हमने ये देख लिया आज के लेक्चर में कि हम लोगों ने जो कंप्लीट स्टडी की मीट स्पॉइलेज पे, सबसे पहले हमने देखा कि मीट की जो है वो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है कि उसमें जो है वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाए। उसके बाद हमने ये देखा कि आमतौर पर बैक्टीरिया न्यूट्रिशनल कंपोजिशन क्या होती है हमारे मीट की। उसके बाद हमने ये देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे मीट को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, उसमें कुछ यीस्ट हैं, उसमें कुछ मोल्ड्स हैं जो कि हमारे मीट को जो है वो ड्राई करते हैं। उसके बाद हमने मेथड को स्टडी किए कि किस मेथड के ज़रिए जो है वो हम उसकी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ मीट स्पॉइलेज क्या क्या होती हैं, फैक्टर्स जो है उसको इन्हेंस करते हैं, और कौन से जो है फैक्टर्स उसको हम कंट्रोल करें तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी हाइजीन को ख्याल करके मीट को स्पॉइलेज से बचा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम लोग जो है वो सीरियल्स और ग्रेन की और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो है वो स्पॉइलेज को स्टडी करेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच। और ये जो आपका मीट स्पॉइलेज या मिल्क स्पॉइलेज वाला टॉपिक है, इसकी जो है आपने दोनों मीट स्पॉइलेज और मिल्क स्पॉइलेज की आपने असाइनमेंट बना के मुझे ना सेंड करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।